नमस्कार प्रणाम, मैं गौतम राज स्वागत करता हूँ रॉयल रिपोर्टर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, इस प्लेटफॉर्म पर आज हम आपको एक ऐसे सेलिब्रिटी से मिलवाने वाले हैं जो प्रेरणा के स्रोत है और साथ ही साथ जो युवा है उनके लिए तो बहुत ही खास होने वाला है। तो इसी संदर्भ में हम उनका साक्षात्कार लेने के लिए पहुँच चुके हैं सोनपुर के बैजलपुर स्थित इस इंस्टीट्यूट JIIT के पास। साथियों, बहुत ही संघर्षशील है और साथ ही साथ जो BPSC या UPSC की तैयारी करने वाले उनके लिए खास वीडियो रहने वाला है। तो चलिए हम उस सेलिब्रिटी से मिलते हैं। तो चलिए आज के सेलिब्रिटी से हम मिलते हैं और जानते हैं कि वो सेलिब्रिटी कौन है। तो हमारे साथ जो शख्स जुड़े हैं, शब्द तो हमारे पास कम है, हम उन्हीं से आग्रह करेंगे कि सर अपना थोड़ा सा परिचय दे हमारे दर्शकों को। तो सर थोड़ा सा परिचय हमें दीजिए। और उससे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने इतनी व्यस्तता होने के साथ इतने छोटे चैनल को आपने समय दिया। जी धन्यवाद। मेरा नाम मयंक कुमार है और मैं आरा में सिंचाई विभाग के अधिकारी अवर प्रमंडल पदाधिकारी के पद पे अभी पोस्टेड हूँ। आसान भाषा में कहे तो सर BPSC का एग्ज़ाम निकाल कर एक बड़े अधिकारी पर पद पर है। तो सर का आपने जो देख रहे हैं, तो सर से पूछते हैं सबसे पहला सवाल, सर आपकी एज क्या है? मेरा एज अभी 26 साल का है। तो आप देख सकते हैं इतनी छोटी सी उम्र में और बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिए। तो हम जानेंगे आज कि आखिर कैसे इस पद को इन्होंने अचीव किया और क्या क्या कठिनाई आई। कि बहुत ज़रूरी हो जाता है लोगों को जानने में कि अरे BPSC नहीं होगा, लेकिन आपके साथ आपके सामने जो खड़े हुए जीता जागता उदाहरण है कि कैसे इन्होंने अचीव किया और साथ ही साथ क्या क्या मुश्किल आने वाली है और कितना आसान है और कितना मुश्किल है और कैसे कर सकते हैं आप। ये सारी चीज़ों को आप इस वीडियो में देखेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हर एक सवाल को जो आपके मन में होता है और इससे जुड़ी हुई होती है कोशिश करेंगे हम जानने के लिए। तो सर सबसे पहले बताइए कि जो आप कैसे मन में आया कि मुझे BPSC में जाना है, इस पद पर जाना है? जब मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था उस टाइम पे मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम है उनकी तैयारी उस टाइम से ही शुरू कर दिया था। उसके साथ साथ मेरा जनरल नॉलेज में थोड़ा मन लगता था पढ़ने में। तो उसी टाइम से मैंने सेकेंड ईयर से ही ऐसे जो टीचर थे हमारे जो कॉलेज में टीचर हमें पढ़ाने आते थे उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया और ऐसे दोस्त और एक ऐसी संगति हमारी बन गई थी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए हम लोगों को मतलब ऐसा चैनलाइज कर दिया गया। तो हमने सोचा कि चलो इस UPSC BPSC और जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड और भी एग्ज़ाम्स थे उनके तैयारी हम लोगों ने साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन करते गए। इंजीनियरिंग के दौरान हमने न्यूज़पेपर भी मतलब हमें टीचर बताए कि नहीं चलो न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, तो हम लोगों ने न्यूज़पेपर भी पढ़ना स्टार्ट किया और 4-5 लोगों का हमारा एक टीम था, ग्रुप था आप बोल सकते हैं। तो उस टाइम से ही हम लोगों ने पढ़ाई किया और इंजीनियरिंग ख़त्म होते होते फिर हमने बहुत सारे एग्ज़ाम को अटैम्प्ट किया और अटैम्प्ट करने के बाद बहुत सारे एग्ज़ाम में असफलता भी मिली। बट गेट के एग्ज़ाम मैंने क्रैक किया और उसमें 236 रैंक हमारी आई। इन्होंने सर ने हर तरह का स्वाद चखा, यानी असफलता से लेकर सफलता, और आगे भी बढ़ेंगे, हमारी शुभकामनाएं हैं। तो सर कब आपको लगा कि हाँ इस फील्ड में मुझे जाना चाहिए, BPSC में जाना चाहिए? जब मैं टीचिंग कर रहा था तो उस टाइम पे पैसे मेरे पास काफ़ी अच्छे आ रहे थे और मुझे बच्चे भी बहुत पसंद कर रहे थे टीचिंग करने के दौरान में। इंडिया के लगभग हर बड़े शहर में मैंने पढ़ाया है, बच्चों को ट्रेन किया है गेट एग्ज़ामिनेशन के लिए। तो उस टाइम पे एक ऐसा लगा कि चलो ठीक है पैसे तो मैं कमा लूँगा, बट एक सोशल लाइफ सोशल सर्विस सोशली मैं इंटरकनेक्ट नहीं हो पा रहा था। बच्चे हर शहर में मैं जाके बच्चों को पढ़ा रहा था, ठीक है बच्चे मेरे से जुड़ रहे थे और लेकिन एक वो होता है जो एक UP बिहार के बच्चों में खासकर रहता है कि एक सोशल सर्विस का दिल में रहता है कि नहीं चलो मैं अगर कुछ बन जाऊँ तो मेरे से बहुत सारे लोग अफेक्ट हो। तो ऐसा बहुत सारा डोमेन कंस्ट्रेन हो गया था, सिर्फ वही बच्चों को फ़ायदा मिल रहा था जिनको मैं पढ़ा रहा था और वो भी उसके मैं पैसे ले रहा था। तो ऐसा एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। तो मुझे लगा कि नहीं गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए और गवर्नमेंट जॉब में जाने के बाद हो सकता है कि सोशल सर्विस का डोमेन बढ़ जाए और मेरे से बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित हो सकते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो अब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए और फिर मैंने BPSC UPSC का जो कि पहले से तैयारी चल ही रही थी और एक छोटा सा मोटिवेशन ये भी रहा कि हाँ चलो पैसे के लिए फिर नहीं करना था, उसके बाद फिर आगे कुछ सोचना था। तो सोशल डोमेन बढ़ाने के लिए मैंने इसकी तैयारी की। ये बात करें कि जो BPSC जो आपने निकाला और रैंक भी बहुत ज़बरदस्त आपका आया, लेकिन बात करें कितना समय लगा, वो टाइम ड्यूरेशन बताइए कि जितना समय में आपने क्रैक किया।
देखिए, जो इस लेवल की एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें एक कलेक्टिव एफ़र्ट्स की ज़रूरत होती है। ये ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने या 1 साल या 3 महीने की तैयारी में आप कर सकते हैं। सबसे ये एक क्युमुलेटिव एफ़र्ट का नतीजा होता है। आप जितना पहले तैयारी शुरू कर देंगे उतना अच्छा रहेगा। मैंने भी अपनी तैयारी, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था यानी कि ग्रेजुएशन कर रहा था, तो सेकेंड ईयर से ही मैंने, मेरे प्रोफ़ेसर या जो मेरे चाहने वाले लोग थे उन्होंने मुझे बोला कि सेकेंड ईयर से ही लग जाना चाहिए। तो मैंने थोड़ा थोड़ा अपना सेकेंड ईयर से ही पढ़ाई को स्टार्ट किया, और जिसका नतीजा हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं हुई जब मैं इस एग्ज़ाम को किया, क्योंकि मेरा क्युमुलेटिव तैयारी होते चला गया। मतलब छोटे छोटे कदम बढ़ाकर आपने बड़ा सा एकदम से अटेम्प्ट ले लिया। सर, आपने बीपीएससी में एक मतलब सिंचाई विभाग चुना है, तो ये क्या क्यों कारण था? क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन आपके पास और भी थे, यही मतलब सिंचाई विभाग चुनने का कारण में? सिंचाई विभाग चुनने का एक बड़ा सा मकसद था कि जो बिहार है वो बाढ़ और सूखा से ग्रसित क्षेत्र है। अगर देखें तो उत्तर बिहार में बाढ़ है बहुत सारा आता है, और दक्षिण बिहार जो है वो उसमें सूखा रहता है, और बहुत सारे लोग मतलब ऐसी असिंचित भूमि है। तो मुझे लगता है कि इसमें अगर जो टेक्निकल बैकग्राउंड से लोग हैं अगर इस विभाग में जाएं और वो अच्छा कर सकते हैं, वो जो विभाग है उसको नई ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं, और लोगों को ये काफ़ी उससे सहूलियत होगी। जो गांव के गांव बाढ़ में डूब जाते हैं, कोसी नदी आप देख रहे हैं उत्तर बिहार में तो बहुत ही तांडव मचाती है, तो उन सब में अगर अच्छे टेक्निकल लोग हमारे साथ रहेंगे, हमारे बिहार के लिए डिपार्टमेंट्स में अच्छे टेक्निकल लोग रहेंगे, तो उससे कहीं ना कहीं लोगों का उससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। बहुत ज़रूरी ये बात कही सर ने। सर का अगर मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँ आपको, तो इनका कहने का मतलब जो शिक्षा है, समाज में फैले हर चीज़ बुराई हो या परेशानियाँ, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है इस चीज़ को। और इसीलिए इन्होंने बिहार में जहाँ पर सिंचाई से रिलेटेड बाढ़ हुआ, पर्यावरण दृष्टिकोण से जो यहाँ पर असमानता है, उस चीज़ को कैसे दूर किया जाए, और साथ ही साथ सर है टेक्निकल यानी इंजीनियर की भी पढ़ाई कर चुके हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। अब बात करेंगे साथियों कि इन्होंने कैसे इस चीज़ को अचीव किया। तो सर ये बताइए, जो बीपीएससी है कितना मुश्किल होता है, और जो आजकल के बच्चे हैं कभी कभी सोचते हैं कि यार चलो स्टार्टिंग में रुझान में शुरू कर दिए, लेकिन थोड़ा स्टार्ट करने के बाद लगता है कि नहीं ये बहुत हार्ड हो गया, तो फिर आपने कैसे किया ये? देखिए, सबसे पहले तो ये चरणबद्ध तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। लंबा प्रोसेस है, पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि एक तो हर साल एग्ज़ाम भी नहीं होता है। अभी चलिए बहुत 2-3 सालों से बीपीएससी हर साल एग्ज़ाम ले रहा है, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 साल 3 साल तक कोई एग्ज़ाम ही ना हो बीपीएससी का। तो एक बड़ा धैर्य के साथ तैयारी करनी पड़ेगी। स्टार्ट जैसे कोई ऐसा होता है ना कि किसी का वीडियो देख लिए, या कभी रिज़ल्ट आ गया, या कभी कोई सेमिनार अटेंड कर लिए, तो एकदम से जोश जग जाता है, बट उस जोश को मेंटेन करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि उस जोश को जगाना है। मेंटेन अगर नहीं करेंगे तो 4 दिन पढ़ेंगे और 4 दिन के बाद फिर छोड़ देंगे, तो इसी की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो लाखों बच्चे बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होता है। वो उसका मेन रीज़न यही है कि वो शुरू से लेके अंत तक, जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ तब तक, मतलब वो स्टार्ट तो कर देते हैं बहुत सारे बच्चे, बट उसको फाइनल स्तर तक उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं। ये तो बात होगी, इतने बड़े एग्ज़ाम जब होते हैं तो कहीं ना कहीं उसके पीछे आपकी मेहनत के साथ साथ किसी का इंस्पिरेशन भी चाहिए, तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका इंस्पिरेशन कौन था? मम्मी पापा इंस्पिरेशन सबके होते हैं, मेरे भी हैं। मम्मी, इसके अलावा जो मेरे गुरु हैं विवेक छिरोलिया सर, उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। रितेश गोयल सर मुझे काफ़ी मोटिवेट किए। इनके अलावा जो यूपीएससी या बीपीएससी करने का एक बड़ा अच्छा झील होता है, वो राकेश निखज भैया हैं, पहाड़ी चक में रहते हैं। तो उन्होंने यूपीएससी सीएपीएफ में अभी वो डिप्टी कमांडेंट के पोस्ट पे हैं, तो उनका जब रिज़ल्ट आया था तो उनसे काफ़ी मैं इंस्पायर हुआ, और मुझे भी लगा कि चलो हमें भी करना चाहिए यूपीएससी बीपीएससी का तैयारी, और उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जैसे इन्होंने बताया कि सफल लोगों को देखकर इनको सफलता होने के मतलब एक दौड़ हो जाती है, इसी चीज़ को समझने के लिए इन्होंने एक मुहिम से बना दी है, और निःशुल्क रूप से वो ऐसे जगहों पर, जैसे कि आज सोनपुर के बैजलपुर स्थित जेआईटी में निःशुल्क रूप से आए और लोगों को, यानी जो बच्चे स्टूडेंट हो उनको मोटिवेट किया और बताया कि आगे आप कैसे कैसे पढ़ाई कर सकते हो और किस तरीके से आप कर सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल हर किसी में होता है, लेकिन एक सही मार्गदर्शन, एक सही दिशा की ज़रूरत होती है, जो कि इस चीज़ को प्रोवाइड करते हैं। तो सर ये सोच कहाँ से है कि चलो, बहुत ऐसा होता है कि अरे हमारा तो बीपीएससी निकल गया, हम अधिकारी बन गए, चलो अब बैठते हैं और एसी का हवा खाते हैं, लेकिन आप बहुत ऐसे इंस्टीट्यूट में जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जाते हैं, जहाँ से कुछ आपको बेनिफिट नहीं है, तो ये सिलसिला ऐसा क्यों और कब से है?
अगर एसी में बैठने की बात ही रहती तो मैं फिर ओएनजीसी नहीं छोड़ता। ओएनजीसी मुझे बहुत अच्छा हाईली पेड पैकेज था, 21 लाख का पैकेज हमें दे रहा था, सरकारी कंपनी थी, और उसको मैं छोड़ के यहाँ पे बिहार सरकार में काम करने के लिए आया हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक सोशल जील था, जिसका एक बड़ा मेजर रोल था मुझे मेरे ओएनजीसी छोड़ने के लिए। एक बड़ा टफ डिसीजन था वहाँ पे, बट मैंने उसको लिया। और मेरा ये आप बोल सकते हैं पैसन है कि लोगों को गाइड करना, जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं रहता कि जी जी, ये आपका आचरण बहुत ही धन्यवाद का पात्र है सर। ये हमें अब बताइए, एग्ज़ाम से रिलेटेड हम बात करते हैं कि बताया जाता है कि बीपीएससी यूपीएससी ऐसे जो एग्ज़ाम हो 10 घंटे 16 घंटे पढ़ने पड़ते हैं, तो क्या ये सही है? ये डिपेंड करता है बच्चों पे। जैसे मैंने तो नहीं पढ़ा, ये हाँ पढ़ाई करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं पढ़ने से पेपर निकल जाएगा। पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। घंटे मुझे लगता है कि ये एक ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप मतलब इंटरेस्ट से पढ़ें। आप इंटरेस्ट से पढ़े, आप चीज़ों को समझ के पढ़े। रटने से नहीं एग्ज़ाम क्रैक होने वाला है। ये एग्ज़ाम ऐसा है कि आपको समझोगे तभी आपका निकलेगा। किताबी ज्ञान अगर आप मेंस में लिखते हो तो हो सकता मेरे ख्याल से आपको मेंस में मार्क्स नहीं मिलेंगे, कम मार्क्स मिलेंगे। पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन हाँ घंटे अब मैं ये नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने 16 घंटे की पढ़ाई कभी नहीं की। तो बात करें वही, जैसे कि जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं तो लोग एकदम फोकस हो जाते हैं, तो उस समय क्या होता है कि फिज़िकल एक्टिविटी, खेल कूद पर ध्यान लोग कम देते हैं। तो क्या मतलब ये सही है या खेल कूद भी होना चाहिए? मेरा मानना है कि जो आपकी हॉबी है और ख़ासकर खेल कूद, ये आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाती है। जैसे आपने बोला कि कोई बोलता है कि 15 घंटे पढ़ना चाहिए, 16 घंटे पढ़ना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उनकी एफिशिएंसी कम है, तो इस वजह से उनको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है। वही बात करें कि जो बीपीएससी में जो एग्ज़ाम्स होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि जो नए व्यूअर्स होंगे, जो नए स्टूडेंट्स होंगे, उनके लिए सहूलियत हो जाएगी। बीपीएससी बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। उनमें से एक जो सिविल सर्विसेज है, जिसको बीपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम बोला जाता है, उसके बारे में बता देता हूँ। बाकी और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। सिविल सर्विसेज 3 चरण में एग्ज़ाम होता है। पहला चरण है प्रीलिम्स का, दूसरा चरण है मेंस का, और तीसरा चरण आपका इंटरव्यू का होगा। तो प्रीलिम्स के में 150 नंबर के क्वेश्चंस रहते हैं, 150 क्वेश्चन रहते हैं, एक नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहते हैं, और बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। हर क्वेश्चन में 5 विकल्प रहते हैं, ABCD, और 5वां जो रहता है उसमें इनमें से कोई नहीं या इनमें से सब। तो उसमें हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आप इंडियन हिस्ट्री और बिहार की हिस्ट्री अगर देखें तो 35-40 क्वेश्चन 150 में से हिस्ट्री के क्वेश्चन रहते हैं। इनके अलावा आपको पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन रहते हैं, ज्योग्राफी, अर्थशास्त्र। जो लेवल रहता है वो 1 लाइनर क्वेश्चन जनरली रहता है बीपीएससी का, जो प्रीलिम्स का है। 1 लाइनर मतलब कि इसमें एक जैसे जीके टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि जैसे एक ही शब्द में आंसर, जैसे इंदरपुरी बराज कहाँ है तो ढेरी ऑन सोन में है, ये इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस जो 1-2 किताब का नाम मैं बता देता हूँ। एक क्राउन पब्लिकेशन की किताब है, आप ले सकते हैं, और एक लूसेंट पब्लिकेशन की किताब है, ये ले सकते हैं। इन दोनों को किताब को आपको रिवीजन के टाइम पे काफ़ी फ़ायदा करेगा, रिवीजन जब आप करते हैं बीपीएससी का तब। लेकिन जो आपकी सॉलिड प्रिपरेशन होगी वो कहाँ पे होगी? आपको एनसीईआरटी की इस क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की, 6 से 12 तक की, जो लोग 10 तक ही पढ़ते हैं, अब 12 कर लें कृपया करके। उसमें आपको कम से कम हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, और पॉलिटिकल साइंस की, ये किताबें आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। इकोनॉमिक्स में 9th और 10th की किताब पढ़ सकते हैं। इसके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताब आती है 11th और 12th की, मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताब पढ़ने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा मिलेगा, इससे मेंस में भी फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद प्रीलिम्स में सिलेक्शन होने के बाद मेंस का एग्ज़ाम होता है। मेंस के एग्ज़ाम में 4 पेपर होते हैं। पहला पेपर हिंदी का होता है, जो क्वालिफाइंग होता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है, 33 नंबर उसमें लाने होते हैं। दूसरा जो पेपर होता है उसमें वो क्वालिफाइंग होता है, मतलब उसका मार्क्स आपका मेरिट में नहीं जुड़ेगा हिंदी में। और उसके बाद 2 पेपर आपके जीके जीएस के होते हैं। पहला पेपर में आपका हिस्ट्री रहता है, हिस्ट्री के साथ साथ आपके करंट इवेंट रहता है, और तीसरा सेक्शन में उसमें स्टैटिक्स का पार्ट होता है। पहले ये 300 नंबर का पेपर होता है, 300 नंबर में से 300 नंबर का पेपर होता है। ये मेंस के पेपर में एक बड़ी अच्छी बात है कि आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने होते हैं, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, और
उनमें से चुन के करना है। जैसे 6 क्वेश्चन दिए गए, बोलेंगे कि किन्हीं 3 का उत्तर दीजिए, तो आप 3 छोड़ सकते हैं। तो ये एक बड़ा स्टूडेंट के लिए बेनिफिट हो जाता है कि आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने, कुछ आप छोड़ भी सकते हैं उसमें से, और 3 जो आपको सबसे अच्छे से 3 आता है उनको आप अटैम्प्ट कर ले। तो ये मेंस के पेपर में, पहले पेपर में ऐसा है। दूसरे पेपर में भी सेम है, उसमें सब्जेक्ट बस आपके बदल जाएंगे। सब्जेक्ट आपका रहेगा पॉलिटिकल साइंस, अर्थशास्त्र और आपके जियोग्राफी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इन 300 नंबर का 2 पेपर, एक हिंदी का जिसका वेटेज नहीं है, क्वालिफाइंग है सिर्फ, और चौथा पेपर जो होता है वो होता है ऑप्शनल पेपर, जो आप अपने मन से कोई एक जो भी आपके बीपीएससी के द्वारा सर्टिफाइड सब्जेक्ट है उनके क्वेश्चंस आप उसमें सम्मिलित करा सकते हैं, मतलब अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे ले सकते हैं। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट का 300 नंबर का पेपर होगा, तो 900 नंबर पे मेंस का टोटल हुआ। 900 नंबर पे आपका इंटरव्यू कॉल आएगा, इंटरव्यू में 120 नंबर का इंटरव्यू होगा, और उसके बाद 1020 में से आपका फाइनल मेरिट बनेगा। 64वीं बीपीएससी की अगर हम लोग बात करें, जिसका रिजल्ट अभी 10 दिन पहले आया है, 6 जून को आया है, तो उसमें 535 नंबर पे आपका फाइनल कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी का। वही बात करें सर, मीडियम यानी कि भाषा का बहुत ही महत्व रहा था, तो इंग्लिश भाषा बेहतर रहेगा या हिंदी भाषा? जिसमें आप कंफर्टेबल रहते हैं वो आप ले सकते हैं। वही बात करें, सारी चीज़ें सर ने जो बुक्स वगैरह बताई है उस चीज़ को ध्यान से रख लीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे अवसर आपको मिलेंगे नहीं। और इस चैनल पर हम कोशिश करते हैं कि किसी फिल्मी स्टार को या नेता को ना बुलाकर ऐसे सफल इंसान, क्योंकि डाउन टू अर्थ भी है, हमने देखा सर का एक नेचर हम बताना चाहेंगे। अमूमन जो अधिकारी बन जाते हैं वो ऐसे तो आते नहीं हैं, और आने के बाद इन्होंने जो देखा फ़ोटोशूट, यानी कि बच्चों के हाथ पर कंधे रखकर फ़ोटो खिंचवाए, तो क्या होता है इंस्पिरेशन कि देखो हम ऐसे लोगों से मिलते हैं। वो ये क्या होता है, एक प्रोपेगेंडा एक तरह से होता है समाज में। तो ये सर बहुत अच्छा लगा, और सर से बात करके भी बहुत अच्छा लगा। तो सर लास्ट क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि समाज के जो भी लोग हैं, खास करके स्टूडेंट, युवा, क्योंकि बहुत पोटेंशियल है भारत करे या खास करके बिहार में, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे युवाओं को आप? युवाओं को मैं यही कहना चाहूँगा, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो 2 चीज़ से बच के रहें, नशा ना करें, और जो गलत संगतें हैं, जैसे कि शादी एक समय के बाद आपकी होनी ही है, तो शादी से पहले शादी का प्रावधान अपना ना करें। सर बोलना चाहते हैं सीधा कि जो सीधी सी बात है, चूँकि फ्रैंकली बोलना ही चाहिए, जो लड़कियों के चक्कर है, हर चीज़ का एक उम्र बनाया गया है, उस उम्र के अनुसार जब आप कार्य कीजिएगा तो बहुत बेटर होगा। क्योंकि सर देखिए बीपीएससी का जब निकाल चुके हैं, तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ इनके लिए किस प्रकार से रिश्ते आएंगे। तो मैं चाहूँगा सर से फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी बातों को पूरा कीजिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे, और बहुत ज़रूरी हो जाता है ये। हाँ, तो पढ़ाई करते रहें, अच्छे बच्चे बन के रहें। मतलब आपको देखिए, आपको टॉपर नहीं भी हो तो भी चलेगा, लेकिन आपको कोई गाली ना दे। आप समाज में ऐसा काम ना करें जिससे आप समाज के आदमी, बड़े बुजुर्ग आपको गाली दे रहे हैं कि नहीं वो लड़का तो ठीक है, पढ़ने में आप भले सही है, लेकिन आपको कोई गाली दे रहा है, तो आप कहीं ना कहीं आपके वो अंदर में ह्यूमिलिएट होगा, आप अंदर अंदर कूदेंगे, अपने अंदर ही, भले अपने आप को तोप समझे। तो आप अच्छे सिंपल से स्वीट से बन के रहें। बच्चे हैं तो बच्चे बन के रहें, पढ़ाई करते रहें, जो आपका काम है वो करें, बाकी काम भगवान पे छोड़ दें, भगवान की भक्ति करें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू। एक सवाल जो छूट गया, बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए हमारे पास अब जब हम सोचते हैं किसी चीज़ को टारगेट करते हैं कि हाँ मुझे ये अचीव कर लेना है, लेकिन उसके बाद हम ये नहीं सोचते कि हाँ, हम ये सोच लेते हैं कि हाँ हम अचीव कर लिए, लेकिन क्या सोचते हैं कि अगर ना अचीव हो, यानी कि हम सोचते हैं कि इस दौड़ में जीत जाएंगे, लेकिन कभी होता है कि वो दौड़ अगर ना जीते, उसके बाद क्या करना है उसका प्लान नहीं रहता है हमारे पास। तो बहुत ऐसे बच्चे हैं कि सुसाइड भी करते हैं, तो उसके विषय में क्या कहेंगे? किस प्रकार से आप उनको कहेंगे कि मान लीजिए कि 2-3 अटेम्प्ट किया, नहीं हुआ, तो उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, अटैम्प्ट करना नहीं होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। आप कंपटीशन एग्ज़ाम की अगर बात करें तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है होने के मुकाबले, लेकिन उसके बाद क्या करना चाहिए? लेकिन मेरे हिसाब से कि अगर आप 22-23 साल 24 साल के हैं और अगर आप 3 अटैम्प्ट में ही घबरा गए, 27 साल तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो बीपीएससी तो 37 साल तक का समय देता है मेरे हिसाब से। तो 37 साल तक आप लगातार देते रहे, और मेरे हिसाब से अगर आप 22 साल की उम्र में क्लर्क बनते हैं और 37 साल की उम्र में एसडीएम बनते हैं, तो मुझे 37 साल वाला एसडीएम ज़्यादा अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने समय निकाला और साथ साथ हमारे समाज में ये संदेश पहुंचाया। तो देखिए सर ने जो बताया ना कि आप जीतन राम मांझी बन जाइएगा, तोड़ते रहिए हथौड़ा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक इंसान जब पूरे पहाड़ को तोड़ सकता है, चीन का आप उदाहरण ले सकते हैं, 84,000 किलोमीटर लंबा वो अगर बना सकता है, माफ़ कीजिएगा 8400 किलोमीटर बड़ा दीवार बना सकता है, तो ये छोटा मोटा कोई बड़ी बात नहीं है। इच्छा शक्ति बहुत ज़रूरी होता है। तो आपने सारी चीज़ें देखिए, बीपीएससी से साथ साथ
डाउन टू अर्थ सर का फिर से हम बहुत धन्यवाद करेंगे और समय निकाला इतने छोटे से चैनल में। और इस वीडियो को शेयर कीजिए वैसे लोगों के साथ जो ये चीज़ का पोटेंशियल है और साथ साथ ये सब तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है एक सही मार्गदर्शन का। तो कैसा लगा वीडियो, और साथ ही साथ कमेंट करके बताइए और लोगों तक साझा करिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये आपके ऊपर है। तो आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलते हैं किसी इसी प्रकार के वीडियो के लिए, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।